तो चलिए आज समझते हैं अमेरिका और ईरान के बीच की इस दशकों पुरानी दुश्मनी को। ये मामला सिर्फ हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और हम उन्हीं जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से होती है। सोचिए, एक देश जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करवाने में अमेरिका ने ही मदद की, आज अमेरिका उसी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। तो आखिर ये सब बदला कैसे? चलिए जानते हैं। आज जो हम तनाव देख रहे हैं ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। साल था 1950 का और मुद्दा था ईरान का सबसे कीमती खजाना तेल। इसी तेल को लेकर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, 1951 में ईरान के लोगों ने अपने एक लीडर को चुना, मोहम्मद मोसद्देक को। उन्होंने आते ही ईरान के तेल उद्योग को, जो तब तक ब्रिटिश कंट्रोल में था, ईरान की संपत्ति घोषित कर दिया। बस यही बात अमेरिका और ब्रिटेन को चुभ गई। और फिर क्या था? दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर उनकी सरकार गिरा दी, उन्हें जेल में डाल दिया और उनकी जगह अमेरिका के वफादार शाह को गद्दी पर बिठा दिया। ईरान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था और कहते हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे की जड़ें भी इसी घटना से जुड़ी हैं। अब यहाँ से कहानी एक बड़ा ही अजीब मोड़ लेती है। तख्ता पलट के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते ऐसे बदले जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अमेरिका ने ईरान को वो ताकत देने का फैसला किया जिसे वो भविष्य में सबसे बड़ा खतरा मानेगा। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये सच है। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने ही ईरान को उसका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया। क्यों? क्योंकि उस दौर में कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका ईरान को सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत साथी के तौर पर देखता था। इसलिए उसने ईरान को मिलिट्री और टेक्नोलॉजी दोनों तरह से ताकतवर बनाया। फिर आया 1970 का दशक और इस दशक में दो ऐसी बड़ी चीजें हुईं जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका ईरान के रिश्ते बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। अब डॉलर की कीमत को बनाए रखने के लिए अमेरिका को कुछ तो करना था, तो उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब अब से दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना हो तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होगी। ये सिस्टम कमाल का था। देखिए, दुनिया को तेल चाहिए और तेल के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। फिर तेल बेचने वाले देश जैसे सऊदी अरब अपने खरबों डॉलर वापस अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते थे। मतलब तेल की प्यास ही डॉलर की प्यास बन गई। और जब जब किसी ने इस सिस्टम को तोड़ने की हिम्मत की, जैसे लीबिया के गद्दाफी या इराक के सद्दाम हुसैन ने, तो उनका अंजाम हम सब जानते हैं। अमेरिका अभी अपने इस पेट्रो डॉलर सिस्टम की सफलता का जश्न मना ही रहा था कि 1979 में ईरान में क्रांति हो गई। अमेरिका के दोस्त शाह को गद्दी से हटा दिया गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अमेरिका का सबसे बड़ा साथी अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, जो उसके बनाए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सीधा खतरा था। और इसी दुश्मनी के साथ कहानी आज के दौर में आ जाती है, जहां दोनों देशों के बीच की सारी लड़ाई एक ही चीज पर आकर टिक गई है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने अपने पड़ोस में इराक का हश्र देखा और ये भी देखा कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से कैसे बचा हुआ है। तो ईरान को एक बात तो साफ समझ आ गई, अगर अमेरिकी दखलंदाजी से बचना है और अपनी हुकूमत बचानी है तो उसकी गारंटी सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, एटम बॉम्ब। और बस इसी सोच के साथ पिछले 20 सालों से एक खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कभी डील होती है तो कभी डील टूट जाती है, कभी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले होते हैं तो कभी तनाव आसमान छूने लगता है। अब इन स्तरों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, न्यूक्लियर डील के तहत ईरान सिर्फ 3.67% तक ही यूरेनियम को इनरिच कर सकता था, लेकिन अब वो 60% तक पहुंच चुका है। और हथियार बनाने के लिए कितना चाहिए? 90%। मतलब ईरान अब डेंजर जोन के बेहद करीब है। और ये 12 दिन का आंकड़ा बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान आज फैसला कर ले तो उसे एक बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार करने में सिर्फ 12 दिन लगेंगे। मतलब दुनिया के पास शायद रिएक्ट करने का भी वक्त न हो। देखिए, ईरान जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने लड़ने का एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है। उसने अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है।
जरा इन कीमतों को देखिए। ईरान $20,000 का एक सस्ता सा ड्रोन भेजता है और उसे रोकने के लिए अमेरिका को $40 लाख की एक पेट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दुश्मन को हथियार से नहीं बल्कि खर्चे से हराया जाता है। ईरान के पास और भी कई तुरुप के एक्के हैं, जैसे हॉर्मुज़ की खाड़ी, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। उसे बंद करने की धमकी देकर वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हुती पूरे मिडिल ईस्ट में उसके लिए लड़ते हैं, और जमीन के नीचे बने उसके मिसाइल शहर किसी भी एयर स्ट्राइक से महफूज हैं। और ये सिर्फ अमेरिका ईरान का मामला नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इसी हॉर्मुज़ की खाड़ी पर निर्भर हैं। जापान, भारत, चीन, सब। तो अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। तो आखिर में ये पूरा संघर्ष एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। एक ऐसे दौर में जहां सस्ते ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर को चुनौती दे सकते हैं और जंग के मैदान अब समंदर और जमीन नहीं बल्कि आर्थिक रास्ते बन चुके हैं, उस दौर में एक सुपर पावर होने का असली मतलब क्या है?